अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से। वेलकम टू माय चैनल लॉ विद शाह। आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे लीडिंग केसेस के हवाले से, जो कि हमारा पहला लीडिंग केस है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को ये केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केस की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एक कहानी डिस्कस करूंगा जो कि इस केस के हवाले से है। आपने वो कहानी पूरे गौर के साथ सुननी है और उसके जो की पॉइंट्स होंगे वो अपने जेहन में रखने हैं, और एंड में से उसी कहानी में से हम एमसीक्यूज बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल सा तरीका है। कहानी आपको याद होगी तो एमसीक्यूज का आंसर आप खुद मुझे वीडियो में साथ साथ देंगे, इसलिए आपको ये कहानी बड़े गौर से सुननी है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, किस केस का बैकग्राउंड क्या है। जब अंग्रेज छोड़ के जाने लगे हिंदुस्तान को, तो उन्होंने कहा कि हम जाते वक्त एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के जाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इस मुल्क के लिए। फिर पार्टीशन हो गई, उस वक्त जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो 3 जून 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी सेपरेट पाकिस्तान के लिए, जो कि डायरेक्ट की थी, किसकी डायरेक्शन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी? वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, 11 अगस्त 1947 को। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम के वफात के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन खान दूसरे प्रेसिडेंट बने थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डेट याद रखिएगा, किस डेट को मौलवी तमीज़ुद्दीन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे? 14 दिसंबर 1948। यहां तक हमारा एक हिस्सा इस केस का खत्म हो जाता है। आपने क्या क्या याद रखना है इस हिस्से में से? आपने याद रखना है कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन। और वो कब बने थे प्रेसिडेंट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 14 दिसंबर 1948। यहां तक एक हिस्सा खत्म हो गया। अब दूसरे हिस्से का पहले हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पहले हिस्से को साइड पर रखें और जरा इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनें। दूसरा हिस्सा यह है कि उस वक्त जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, जो कि अगर आजकल के दौर में हम देखें तो प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं ना, उस वक्त गवर्नर जनरल थे। उनका नाम क्या था? गुलाम मोहम्मद। नाम आप ये याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल कौन थे? गुलाम मोहम्मद। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। नाजिमुद्दीन भी कहा जाता है, नजीमुद्दीन भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल ने, जो कि गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन को डिसमिस कर दिया डेट 16 अप्रैल 1953 को। गवर्नर जनरल ने डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर को 16 अप्रैल 1953 को। ठीक हो गया। अब उन्होंने उन्हें डिसमिस किस लॉ के तहत किया? पाकिस्तान में अभी तक कोई आइन नहीं बना था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। जाहिर बात है, मुल्क को चलाने के लिए आइन जरूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है, लेकिन उस वक्त तक कोई आइन नहीं था। तो पाकिस्तान में उस वक्त 1935 इंडिया एक्ट चल रहा था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर जनरल ने डिसमिस किया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। और उन्होंने नए जो प्राइम मिनिस्टर लगाए वो लगाए मोहम्मद अली बोगरा। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या याद रखना है इसमें आपने याद रखना है गवर्नर जनरल कौन थे? गुलाम मोहम्मद। प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्हें डिसमिस किया गया? ख्वाजा नजीमुद्दीन। गवर्नर जनरल ने जब डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर को, तो उस वक्त डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1953। अब गवर्नर जनरल ने जो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया था, किस एक्ट के तहत, किस लॉ के तहत किया था? इंडिया एक्ट 1935 और उसके सेक्शन 10 के तहत इंडिया एक्ट 1935 गवर्नर जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया। नया प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया था? आफ्टर डिसमिसल ऑफ ख्वाजा नजीमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। यहां पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहला दूसरा ये पार्ट आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 बिल पास किए आफ्टर डिसमिसल। प्राइम मिनिस्टर के डिसमिसल के बाद 2 बिल पास किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। ठीक है आपने। पहला बिल जो पास किया उसकी डेट क्या थी? किस डेट को फर्स्ट बिल पास हुआ?
6 जुलाई 1954, 6 जुलाई 1954 को पहला बिल पास हुआ। अब ये बिल क्या था, इस बिल में क्या कहा गया था, ये बिल क्यों पास हुआ? एक्चुअली इस बिल में जुडिशरी को पावर दी गई थी। सेक्शन ऐड किया गया था इसमें 223A। कौन सा सेक्शन ऐड किया गया था? 223A। 223A क्या कहता था? वो प्रेरोगेटिव रिट्स ग्रांट करता था कोर्ट्स को, कोर्ट को पावर देता था कि वो प्रेरोगेटिव रिट्स ग्रांट कर सके। उसके बाद सेकंड बिल भी पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाना था। आइन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। उसने सेकंड बिल पास किया। उस सेकंड बिल में रिड्यूस कर दी गई पावर्स गवर्नर जनरल की रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बिल पास कब हुआ? सेकंड बिल 21 ऑफ सितंबर 1954। इस बिल में क्या था? आपको याद होगा कि जो पहले गवर्नर जनरल ने डिसमिस किया था प्राइम मिनिस्टर को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 किया था इंडियन एक्ट 1935 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? उन्होंने कोशिश की, बिल पास ये किया, उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 10 को खत्म कर दिया जाए 1935 में, जिसमें गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी डिसमिसल के रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर की, उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन जब गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल हमारे थे गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब को जब ये पता चला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरी पावर्स खत्म कर रही है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर दी। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म की, उसके बाद जी रोला पड़ गया। अब रोला क्या पड़ा जी? रोला ये पड़ा कि मौलवी तमीजुद्दीन साहब प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब गवर्नर जनरल साहब ने प्रेसिडेंट, जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी तो प्रेसिडेंट की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उन्होंने जी जाके केस फाइल कर दिया सिंध चीफ कोर्ट में। अब हमारे पास पार्ट 4 शुरू होने लगे हैं इस केस का। पार्ट 4 में क्या है जी? मौलवी तमीजुद्दीन साहब गए सिंध चीफ कोर्ट में। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अक्सर एमसीक्यूज आता है कि किस कोर्ट में गए थे मौलवी तमीजुद्दीन, तो वो सिंध हाई कोर्ट उस वक्त नहीं थी, सिंध चीफ कोर्ट थी। हाई कोर्ट अब है वही, एक्चुअली वही हाई कोर्ट वही है जो चीफ कोर्ट है, लेकिन उस वक्त इसका नाम सिंध चीफ कोर्ट था, ये आप याद रखिएगा। सिंध चीफ कोर्ट में गया जी मौलवी तमीजुद्दीन साहब। उन्होंने जाके कहा कि ये तो असेंबली डिसमिस नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी कैसे नहीं डिसमिस हो सकती? उन्होंने जो बिल्स पास किए थे ना 223, उसके तहत वो केस लेके गए और सेक्शन 10 जो उन्होंने खत्म किया, उन्होंने कहा इसके पास पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो गवर्नर जनरल के पास कैसे पावर है कि वो इसे खत्म कर सकते हैं? तो जो फेडरेशन पार्टी थी, ऐसा समझ लें आप, गवर्नर जनरल साहब की जो पार्टी थी, हुकूमत की तरफ से जो पार्टी थी, उन्होंने ये कहा कि सिंध चीफ कोर्ट के पास तो अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ये केस ले सके। सिंध चीफ कोर्ट भी हैरान होगी कि हमारे पास अथॉरिटी कैसे नहीं है, हम ये केस कैसे नहीं ले सकते। तो फेडरेशन की जो पार्टी थी, जो गवर्नर साहब के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि जिस कानून के तहत जनाब मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने केस फाइल किया है, वो कानून है 223A, जो बिल पास हुआ था हमारे पास। लेकिन एक्चुअली उन्होंने कहा कि कोई भी बिल पास करने के लिए गवर्नर जनरल के एसेंट जरूरी है, उनकी इजाजत जरूरी है, उनके सिग्नेचर जरूरी है। लेकिन इस बिल पर तो गवर्नर जनरल ने सिग्नेचर ही नहीं किए, तो एक्चुअली चीफ कोर्ट के पास तो अथॉरिटी नहीं है कि वो ये केस ले सके। सिंध चीफ कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती। सिंध चीफ कोर्ट ने ये फैसला दिया इस केस का कि मौलवी तमीजुद्दीन साहब ठीक है। उन्होंने फैसला दिया इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन खान, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है आइन बनाने के लिए, और जो गवर्नर जनरल की पावर है वो जनरल लॉज के लिए है, जो आम कानून मुल्क में लागू करवाए जाएंगे उनके लिए पावर है, ना कि उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के हवाले से है। इसलिए उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर सकें या उनके प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की पावर्स ले सकें। सिंध चीफ कोर्ट ने किसके फेवर में फैसला दिया? मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब के फेवर में फैसला दिया। कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं। उसके बाद जी क्या होता है, हमारे पास जो फेडरेशन की पार्टी थी, जो हुकूमत की पार्टी थी, वो फेडरल कोर्ट में चली जाती है।
अब ये जो फेडरल कोर्ट है ये आजकल की सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, लेकिन आपने एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होना, आपने फेडरल कोर्ट ही लगानी, क्योंकि हम वो केस लॉ पढ़ रहे हैं तो उस टाइम के हवाले से जो नाम थे हमें वो याद रखने हैं। फेडरल कोर्ट में जी जाते हैं। फेडरल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला दिया मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब के खिलाफ। फेडरल कोर्ट ने कहा कि कोई भी बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक गवर्नर जनरल उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर देता। इसलिए 223A तो नल एंड वॉइड हो गया कि चीफ कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, उनका जो फैसला था वो भी नल एंड वॉइड हो गया। और उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के सिग्नेचर जरूरी हैं कोई भी कानून पास करने के लिए, इसलिए इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए तो ये कानून नहीं बना और वो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर सकते हैं। तो फेडरल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यानी मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब के खिलाफ फैसला सुना। ये था जी हमारा केस। अब इसमें से हम एमसीक्यूज निकालते हैं। ये सारा आपको याद होगा। सबसे पहले हम जाते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में से जो एमसीक्यूज हैं हम वो निकालेंगे, उसके बाद पार्ट 2, 3, इस तरह आप अगर ये एमसीक्यूज याद रख लेंगे जो अभी हम यहां से निकालेंगे तो यकीनन अगर इस केस लॉ में से कोई एमसीक्यूज आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा जी ये सुनिएगा कि एमसीक्यूज पार्ट 1 में से हम क्या क्या ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मैंने आपको बताया था, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जनाब। बिल्कुल। उनकी वफात के बाद दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे जो नाम मैंने आपको याद करने के लिए कहा था? मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये थे सेकंड प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट किस डेट को बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 14 दिसंबर 1948 एग्जैक्टली। ये थे हमारे पार्ट 1 के कुछ एमसीक्यूज। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास गवर्नर जनरल कौन? गुलाम मोहम्मद साहब एग्जैक्टली। प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्हें डिसमिस किया गया था? ख्वाजा नजीमुद्दीन। बिल्कुल एग्जैक्टली। गवर्नर जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को जो डिसमिस किया था, डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1953 एग्जैक्टली। किस कानून के तहत गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस किया था प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन को? अकॉर्डिंग टू इंडिया एक्ट 1935 जी और सेक्शन 10 जी एग्जैक्टली। सेक्शन 10 इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नर जनरल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया। उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए थे वो कौन थे? मोहम्मद अली बोगरा। बिल्कुल, मोहम्मद अली बोगरा हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज आ गया पार्ट 2 में से। उसके बाद हम जाते हैं पार्ट 3 वाली साइड पे। पार्ट 3 में से हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने बिल्स पास करने की कोशिश की थी जो कि पास नहीं हुए थे? 2। ठीक है एग्जैक्टली। पहला बिल जो था उसकी डेट क्या थी? हाँ जी 6 जुलाई 1954। बिल्कुल। उस बिल में क्या कहा गया था? किसको पावर देने की ट्राई की गई थी? जुडिशरी को। जुडिशरी को किस चीज के लिए पावर दी गई थी? टू ग्रांट प्रेरोगेटिव रिट्स। बिल्कुल। और जो हमारे पास वो पहला बिल था उसमें जो ऐड किया गया था वो सेक्शन कौन सा था जो ऐड उसमें किया गया था फर्स्ट बिल में? 223A एग्जैक्टली। सेकंड बिल की डेट क्या थी? 21 सितंबर 1954। बिल्कुल। उसमें क्या कोशिश की गई थी? जो सेकंड बिल था उसमें क्या किया जाए? रिड्यूसिंग द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। बिल्कुल जी एग्जैक्टली। सेकंड बिल में कौन से सेक्शन को खत्म करना, मैं ऑलरेडी पहले आपको आंसर दे चुका हूं, कौन से सेक्शन को खत्म करने की कोशिश की गई थी? सेक्शन 10 को एग्जैक्टली। ये थे हमारे पार्ट 3 के कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप सब साथ नोट डाउन कर रहे होंगे एमसीक्यूज। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमारे पास है जी जो एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब कौन सी कोर्ट में गए थे? सिंध चीफ कोर्ट में। बिल्कुल, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंध हाई कोर्ट नहीं लगाना, सिंध चीफ कोर्ट ही लगाना। उसके बाद जी जो फेडरेशन की पार्टी थी उन्होंने क्या कहा था कि क्या सिंध चीफ कोर्ट ये केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती? नहीं सुन सकती। मौलवी तमीजुद्दीन किस कानून के तहत सिंध चीफ कोर्ट में गए थे? हाँ जी, जो फर्स्ट बिल में उन्होंने ऐड करवाया था 223A। ठीक है। सिंध कोर्ट ने किसके फेवर में, सिंध चीफ कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया था? मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब के फेवर में उन्होंने दिया था फैसला। उसके बाद जी जो था हमारे पास फेडरेशन पार्टी थी वो कौन सी कोर्ट में गए थे?
ये हमारे पास पार्ट 5 शुरू हो चुका है, पार्ट 5 के एमसीक्यू। फेडरल कोर्ट, एग्जैक्टली जो आजकल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता। फेडरल कोर्ट में फेडरल कोर्ट ने किसके खिलाफ फैसला सुनाया था? मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब के खिलाफ। फेडरल कोर्ट ने क्या कहा था कि किसके सिग्नेचर जरूरी हैं कोई भी बिल पास होने के लिए? गवर्नर जनरल की। तो उन्होंने किन की फेवर में डिसीजन दिया था फेडरल कोर्ट ने? गवर्नर जनरल की फेवर में फैसला दिया था। तो यह था हमारा पहला केस, जो कि कुछ इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे इसमें से। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा मेरे साथ ये लेक्चर पढ़ के या सुन के, और इसी तरह मैं अगले लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। बाकी आप सब खुश रहें। फिर अमान अल्लाह।